आज बच्चों मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। प्रेपोजिशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, अ वर्ड, दोस्तों बड़े ध्यान से इसे पढ़ने का काम करना। अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजिशन ऑफ अ वर्ड विद अनदर वर्ड। बेटा इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़कर देखो ध्यान से। बताओ बेटा, मैंने आपसे एक डेफिनेशन लिखने के लिए पढ़ने के लिए कही है। ठीक है जी, एक बार जरा इसको पढ़कर देखो बेटा फटाफट से, ध्यान से। शाबाश भावना जी, शाबाश। डेफिनेशन पढ़ ली बेटा आप लोगों ने? पढ़ ली बच्चों? अब आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आप लोगों को डेफिनेशन में एक छोटी सी चीज पढ़ाई है। अगर मैं किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर राम से जिक्र करता हूं सेंटेंस का, ठीक है, तो भाई आप एक बार मुझे ये बताओ, क्या मैं इसी राम का दोबारा से जिक्र कर सकता हूं? क्या इसी राम का मैं दोबारा से जिक्र कर सकता हूं? हाँ या ना, मुझे बताओ फटाफट से। क्लास कब स्टार्ट हुई बेटा? अभी अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास। हाँ भाई, ए मारे चौधरी साहब, बता भाई। क्या मैं इसे दोबारा से लिख सकता हूं? तो आप कहोगे नहीं सर, किसी भी नाउन को दोबारा लिखने की बजाय आपको उसकी जगह प्रोनाउन का जिक्र करना होगा, तभी वो चीज सेंसेबल है। हाँ है ना, आपको यही चीज सिखाया गया है कि किसी भी नाउन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात आप लोगों को पता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को एक बार ध्यान से समझने का काम करें। यहां इस लिखी हुई डेफिनेशन को अगर पढ़ोगे आप ध्यान से, तो इस लिखी हुई डेफिनेशन में यहां पर वर्ड लिख दिया, फिर यहां पर एक वर्ड लिख दिया, फिर यहां पर एक वर्ड लिख दिया, ये तो कमाल ही हो गया। अरे हाँ है ना, ये तो कमाल ही हो गया भाई। हमने इसी एक ही डेफिनेशन के अंदर तीन तीन जगह पर वर्ड लिखा हुआ देख लिया। अरे हाँ है ना, यानी कि ये तीन तीन जगह पर लिखा हुआ जो वर्ड है बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी कि ये जो वर्ड है, तीनों के तीनों अलग अलग वर्ड को रिप्लेस कर रहे होंगे, बताने का काम कर रहे होंगे। तो पहले तो इस डेफिनेशन को खूबसूरत तरीके से पढ़ने और समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले काम करते हैं बेटा, इसको खूबसूरती से समझने के लिए मैं आपके सामने चंद सवाल लिख लेता हूं, ठीक है ना जी। भाई मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं। पहले बच्चों एक बार इन लिखे हुए सवाल को ध्यान से पढ़कर देखिएगा। एक बार इन लिखे हुए सेंटेंसेस को पहले ध्यान से पढ़ने का काम करो।
चलो बेटा, अब देखो इन सभी के सभी सवालों को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ खूबसूरती से एक चीज समझ में आएगी। लिखे हुए सेंटेंस 1 की अगर मैं बात करता हूं, देखो बच्चों, राम हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, केम हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की एक वर्ब है ना। इस इन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है भाई, है ना। ये इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। अब इस प्रेपोजिशन का यूज हमने किया इस नाउन के साथ, कायदे से ये रिलेट किसको कर रहा है, इस वर्ब को, है ना। कायदे से किसे रिलेट कर रहा है भाई, है ना, वर्ब को रिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, बेटा कुछ भी अटपटा नहीं है अविनाश, सवाल जल्दबाजी में देखो आप ना कंक्लूजन जल्दी मत निकाला करो। जो समझाना मैं चाह रहा हूं ना अविनाश, पहले आप उसको ध्यान से एब्जॉर्ब करो, जल्दबाजी में कंक्लूजन मत निकालो ना, खराब हो जाएगा काम, है ना। प्यार से समझो बेटा। तो पहली इस बातचीत से हमें समझ में आया पहली इस बातचीत से हमें एक चीज समझ में आई कि कोई भी जो प्रेपोजिशन है, कोई भी जो प्रेपोजिशन है, मैं काम करता हूँ अगले पेज पर लिख लेता हूँ, आपके लिए बेनिफिट रहेगा उस चीज का। हम लोगों ने एक चीज समझने की कोशिश की कि कोई भी जो प्रेपोजिशन है, अगर हम इस प्रेपोजिशन को ध्यान से देखते हैं तो हम प्रेपोजिशन को किसी भी नाउन से पहले यूज करते हैं भाई, है ना। अब नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, ये आप लोगों को सिखाया गया है ना। तो इस नाउन की जगह हम अगर चाहें, कहें, लिखें तो ये बात अपने आप में संभव है ना भाई, कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। अब सवाल आपके दिल में ये उठता है कि सर ये रिलेट किसको कर रहा है। सबसे पहले तो ये रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी कि पहले सेंटेंस में ये रिलेट किसको कर रहा है भाई, पहले सेंटेंस में ये रिलेट कर रहा है किसी भी वर्ब को। आप ध्यान से देखें तो इस लिखे हुए पहले सेंटेंस में ये नाउन से पहले आई प्रेपोजिशन है, और ये जो क्लास यानी कि नाउन है रिलेट किससे हो रहा है, केम से रिलेट हो रहा है। पहली बात समझ में आई भाई, ठीक है। अब दूसरी बात पर समझने का काम करते हैं। लिखा है राम इज इन द क्लास, है ना। राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इन लिखा हुआ, यहां तो ये एक एक्शन वर्ब है, अरे भाई हाँ ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक लिंकिंग वर्ब है भाई, हाँ ना। तो ये जो लिखी हुई अपने आप में एक खूबसूरत सी प्रेपोजिशन है, हाँ ना। तो ये नाउन को रिलेट करा रही है किसके साथ भाई, ये नाउन को रिलेट करा रही है किसके साथ, नाउन के साथ। अरे हाँ ना, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, ये किसे रिलेट करा रहा है, इस नाउन को भाई, हाँ ना। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया मेरे बच्चों, इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में ये जब रिलेट करने पर आए तो भाई ये दूसरी चीज रिलेट कर सकता है किसको भाई, नाउन को। अरे हाँ है ना। आप अगर समझें तो यहाँ राम की जगह मैं ही लिख सकता हूँ, मैं शी लिख सकता हूँ, है ना। ही इज इन द क्लास मैं कह सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर इस नाउन की जगह हमें तीसरी बात समझ में आई, हम लोग दोस्तों चाहे तो प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं भाई, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ बेटा इन लिखे हुए दो सवालों पर ध्यान से देखना। ये जो लिखा इन है, कायदे से ये एक प्रेपोजिशन है, अरे हाँ है ना। अब ये प्रेपोजिशन इस लिखे हुए नाउन से पहले आकर इसे रिलेट कर रही है किससे, गीता से, यानी कि ये नाउन है। अरे भाई हाँ है ना, यानी कि ये वाली थ्योरी हमारी वैलिड हो गई, ठीक है भाई। अब अगर यही वाली बात मैं इस सवाल पर ध्यान से देखना चाहूं तो भाई ये जो हमारे सामने राम है, ये कायदे से अपने आप में क्या है मेरे भाई, नाउन है ना। ये इन लिखा हुआ अपने आप में क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन है, अरे हाँ है ना। अब ये प्रेपोजिशन किससे पहले आया, आप कहोगे सर इस लिखे हुए नाउन से, रिलेट किसको कर रहा है ये, राम को, यानी कि ये अपने आप में नाउन को रिलेट कर रहा है। भाई बात समझ में आई, हाँ कि ना, ठीक है ना। रिलेट किससे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हमें समझ में आया, ठीक है बेटा। फिर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से हम देखते हैं तो लिखा है राम, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉज एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो हैप्पी लिखा हुआ है ये क्या है भाई, एडजेक्टिव है। इस इनको अगर आप ध्यान से समझें तो ये क्या हुआ भाई, प्रेपोजिशन हुआ, है ना। अब ये प्रेपोजिशन इस लिखे हुए नाउन को रिलेट करा रही है किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ भाई, हाँ है ना। सुदामा जी हेलो बेटा, है ना भाई। तो यानी कि इसके अंदर एक चौथा शब्द और रिलेट किया जा रहा है, और वो चौथा शब्द रिलेट किया जा रहा है कौन सा भाई, एडजेक्टिव को भाई, हाँ है ना। ठीक है, बात समझ में आई। ये चौथा शब्द रिलेट किया जा रहा है बेटा कौन सा, एडजेक्टिव को, हाँ है ना। तो अब अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें, इस लिखी हुई डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें,
अ वर्ड विच रिलेट्स द प्रेजिशन ऑफ अ वर्ड विद अनदर वर्ड। ठीक है बेटा, अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को, मेरे दोस्तों, डेफिनेशन को समझना चाहूं, तो इस वर्ड का मतलब समझ में आया कि ये जो लिखा हुआ वर्ड है हमारे सामने, ये तो हो गया अपने आप में प्रेपोजिशन। अरे हाँ, है ना। चलो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है भाई, ये जो भी हमारे सामने हो गया, ये सबका सब हो गया ए। ये हमारे सामने क्या हो गया भाई, सारा का सारा बी। और ये हमारे सामने हो गया सी। हाँ, है ना। तो इस डेफिनेशन में आप बता सकते हो कि ये जो डेफिनेशन में इस वर्ड को मैं ए कहूं, या इसको ए, या इसको ए, या बी, ए सी, ए बी सी, किस किस वर्ड को कहां आप जचाओगे, थोड़ा सा मेरे को जानकारी दोगे बेटा? शाबाश। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना जी। देखो जी, अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, यानी कि सबसे पहले आपको क्या समझ में आया, ये इस लिखे हुए ये इस लिखे हुए स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इस डेफिनेशन को वेरीफाई करता है कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन, किसके, यानी कि किसी से पहले आकर उसे रिलेट करना शुरू करता है किसी और शब्द के साथ। तो इस ए का मतलब हमें समझ में आया, या तो जिसको रिलेट कर रहा है वो वर्ब हो सकता है, या फिर वो लिखा हुआ नाउन हो सकता है, या फिर वो लिखा हुआ प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जो भी ये लिख रहा है वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। भाई हाँ, है ना। बात समझ में आ गई भाई? पहले यहां तक की बात को मुझे बताओ बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे हाँ, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हाँ, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? हाँ, है ना। अच्छा, अब आपकी थोड़ी सी दिमाग की कसरत मैं कराना चाहूंगा बेटा। एक बार इस लिखे हुए सवाल को और एक बार इस लिखे हुए सवाल को, दोनों को पढ़कर मुझे एक बार ये बताओ, क्या आपके हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क है? क्या आपके हिसाब से बेटा इन दोनों में कोई फर्क है? अगर आपके हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क है तो एक बार मुझे बता दो, इससे मुझे एक बार आइडिया मिल जाएगा कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग खूबसूरत हो गई है। फटाफट से बताओ भाई। हाँ भाई, इन दोनों में कोई फर्क है तो एक बार मुझे बता दो। बना दिया बेटा। सेंस तो सेम है, फर्क नहीं है। शाबाश प्रद्युमन बेटा, शाबाश प्रद्युमन। अभी तक आपका ही आंसर करेक्ट है भाई, ठीक है ना जी। बाकी सब फर्जी बातें कर रहे हैं। अभी तक आपका ही आंसर करेक्ट है, बाकी नालायकों की फौज भरी पड़ी है, कुछ भी लगे पड़े हैं। प्रिया जी, आपका आंसर करेक्ट है। शाबाश शची, आपका भी आंसर करेक्ट है।
बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। तो आ जाओ बच्चों, देखो आपने मेहनत कर ली, दिमाग लगा लिया, मैं समझाता हूँ आपको। इन चीजों के फर्क समझने की जरूरत है, लेकिन फर्क कैसे बने ये समझने की उससे भी ज्यादा जरूरत है। आप बेटा बड़े ध्यान से देखने का काम करना, ठीक है ना। अब देखो मैं ना इस छोटे छोटे से ये डिजाइन है ना, इसके ऊपर भी कुछ लिखूंगा और उम्मीद करता हूँ आप बहुत ध्यान से इसे देखने का काम करेंगे, हाँ है ना। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे सामने पूरी की पूरी बातचीत लिखी है, अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि ये सारा का सारा मिलकर मुझे वेयर का आंसर दे रहा है, भाई हाँ है ना। देखो बड़े ध्यान से समझ लो, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ, अगर ये चीज आपने खूबसूरत तरीके से समझ ली तो आपको पिछली क्लास के भी कई सारे जो लॉजिक्स है ना वो खूबसूरत तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। फिर इन दोनों का डिफरेंस आप अपने आप ही समझ लोगे, फिर आपको किसी गोपाल वर्मा की जरूरत नहीं है ना। आप अपनी जिंदगी से गोपाल वर्मा को ऐसे भूल जाओगे जैसे आप हवा से पानी गायब होते हुए देखोगे। आज बड़ी खूबसूरती से देखें, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा सर वेयर का आंसर, ये सारा का सारा रिलेट किसको कर रहा है, आपने कहा सर इस एक्शन वर्ब को रिलेट कर रहा है। तो किसी भी एक्शन को रिलेट करते वक्त ये जो वेयर का आंसर है ये अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, भाई हाँ है ना। ये अपने आप में क्या हुआ भैया, ये अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ है ना। यानी कि हमें पहली बात क्या समझ में आई पहली बात हमें क्या समझ में आई कि ये सारी की सारी जो दास्तान है आपस में मिलकर अगर हम देखते हैं तो ये हमें पहला फंक्शन समझाता है कि ये सब का सब हमें एक एडवर्ब का यानी कि एडवर्बियल फ्रेज बनना सिखाती है, हाँ है ना। ये सबसे पहले हमें एडवर्बियल फ्रेज बनाना सिखाती है। एक बार फिर से गौर फरमाएं, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। मैं अगर ध्यान से देखता हूं राम इज इन द क्लास, अगर मैं इसे फिर से आपके सामने मार्क करूं, दोस्तों ध्यान से देखना, तो आपको ये समझ में आए जी लिंकिंग वर्ब होने की वजह से किसकी प्लेस को बता रहा है, आप कहोगे जी राम की प्लेस को बता रहा है। अरे हाँ है ना बेटा, जब ये राम की प्लेस को बता रहा है दे तो आंसर यहां पर भी ये वेयर का ही दे रहा है, हाँ है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह वेयर का आंसर देने वाला शब्द या फ्रेज हमें एडवर्ब ही नजर आए। तो यहां तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अरे भाई हाँ है ना। ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से देखो जी, लिंकिंग वर्ब की वजह से हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है,
है ना। लिंकिंग वर्ब की वजह से हम लोगों ने ये पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये क्या यूज करते हैं, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव पढ़ाया था भाई, है ना। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि ये एडवर्ब नहीं तो हो सकता है कि ये हमें एक एडजेक्टिव की तरह से यूज करना ये फ्रेज सिखाए। बात समझ में आई भाई, हाँ कि ना। एक बार फिर से मेहनत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ भाई, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपको एक छोटी सी खूबसूरत बात समझ में आएगी, और वो क्या है कि ये जो लिखा हुआ बच्चों थोड़ा सा ग्रीन से लिख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ इन द क्लास है, ध्यान से देखना भाई, ये इन द क्लास इनफैक्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस लिखे हुए नाउन को। अरे हाँ है ना। तो भाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सारा का सारा अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, आया ना, बात समझ में आ रही है, आया ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे हम समझ में आया है कि भैया ये सारा का सारा अगर इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, अरे हाँ है ना। अब यही बात अगले सवाल पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा का पूरा हमारे सामने फ्रेज तैयार हुआ है, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस लिखे हुए राम को, हाँ है ना। और नाउन की क्वालिटी बताने वाले किसी भी फ्रेज की हम अगर बात करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग अपने आप आपको समझ में आया, इन दोनों की दोनों बातों के मीनिंग अपने आप समझ में आए। यहाँ क्लास में कौन है, गीता है, अरे हाँ है ना। राम मिला, गीता कहाँ थी, आपने कहा जी क्लास में, अरे हाँ है ना। अब यहाँ इस लिखे सेंटेंस में राम कहाँ था, क्लास में, मुलाकात किससे हुई, गीता से, अरे हाँ है ना। इसका मतलब यहां समझ में आया कि राम कहीं से बाहर से चलकर आया, क्लास में गीता से मुलाकात हुई, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात में क्या समझ में आया, राम क्लास में ही बैठा हुआ था, राम क्लास में ही बैठा हुआ था, गीता कहीं बाहर से आई और राम से मिली। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। आप लोगों को एक चीज पता है बच्चों कि एडजेक्टिव का यूज हम जिस नाउन के लिए करते हैं, फिर से सुनेगा, एडजेक्टिव का यूज हम जिस नाउन के लिए कर रहे हैं वो उसी को क्वालिफाई कर रहा है, बाकी की बातचीत से उसका क्या लेना देना भाई, कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, ध्यान से देखना। राम वॉज हैप्पी इन द क्लास, आप इस पूरे के पूरे इन द क्लास को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा इन द क्लास इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले पूरे के पूरे इस फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज ही तो कहेंगे। अरे भाई हाँ है ना, हम इस पूरे के पूरे फ्रेज को क्या कहेंगे मेरे भाई, एडवर्बियल फ्रेज ही तो कहेंगे, हाँ है ना। तो बात आपको क्या समझ में आई, बात आपको इतनी खूबसूरत ये समझ में आई, हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले किसी प्रेपोजिशन को जब जोड़ते हैं, फिर से सुनो मैंने क्या कहा, हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले जब किसी प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं तो ये सारा का सारा जो मिलकर फ्रेज बनता है, या तो ये एडवर्ब का काम करता है, किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा जो तमाशा है ये क्वालिफाई किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को करता है। और ये चीज आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है, वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला शब्द या फिर पद, वर्ड या फिर फ्रेज एडवर्ब का ही काम करेगा, है ना। और अगर फिर से यही कहूं, नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ा ये जो प्रेपोजिशन है ये एडजेक्टिव का काम करता है। क्यों, क्योंकि सब कुछ क्वालिफाई किसको कर रहा है भाई, नाउन को या प्रोनाउन को। मेरी बात समझ में आ पाई कि नहीं आई पी, मेरी बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बेटा। इस टॉपिक में इतनी खूबसूरती है, जितना ध्यान से पढ़ोगे आपकी पिछली कहानियां भी क्लियर होंगी, आगे भी बढ़ने में मजा आएगा। और आज तो मैं आपको अगर ये समझा पाए ना कि आखिर ये प्रेपोजिशन क्या हैं, कैसे यूज होती हैं, व्यवहार कैसे बनता है, तो भाई साहब आपसे अच्छी कोई अच्छी पकड़ बना नहीं पाएगा। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। चलो, ये बात अगर अपनी क्लियर है, पल्ले पड़ गई है, तो बड़ा मजेदार हो गया है काम। थोड़ा सा आगे लिए चलता हूं आप लोगों को, है भाई, थोड़ा सा आगे लिए चलता हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, ठीक है ना जी। भाई मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी, मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिख ली, अरे छोड़ो यार, एक छोटी सी बात नहीं, एक और बात लिख दी, ठीक है ना। मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिख दी भाई, हालांकि ये बात छोटी नहीं है जी, मदर इन लॉ, ये बात छोटी नहीं है भाई साहब, है ना। क्योंकि आखिरकार चलनी आपके घर में इसी की है, ठीक है। चाहे भले ही आपकी शादी किसी
चंपा से हो जाए, चाहे चंपा की शादी किसी चंपक से हो जाए, चलनी इसी की है ना। सारी बातें छोड़कर, अरे सारी बातें छोड़कर एक बार ना इन दोनों के दोनों शब्दों का बस आप मुझे प्लूरल बनाकर दिखा दो। सारी बातें छोड़ दो बेटा, एक बार जरा इसका प्लूरल बनाकर दिखा दो। दोनों का एक बार प्लूरल बनाकर दिखा दो भाई। पहले आप प्लूरल बना दो, ठीक है, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। बाय बाजी, बना दिया भाई, गजब के खिलाड़ी हो भाई, बन दिया भाई, बढ़िया। चलो जी, दोनों को आपने बना दिया, मैं आपको दोनों की कहानी समझाऊंगा आखिर ये हुआ क्या। ठीक है ना जी, अब बड़े ध्यान से समझना। हम लोगों ने अब इसका जब प्लूरल बनाने की कोशिश की, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने नाउन के दौरान एक नियम रटा था कि प्लूरल बनाने के लिए हम हमेशा मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ाया था, हाँ है ना। प्लूरल बनाने के लिए हम मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते थे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था भाई। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये इन लिखी हुई अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, लिखा इसके साथ क्या है, नाउन है, हाँ है ना। अब ये सारा का सारा जो लिखा हुआ फ्रेज इस नाउन को अगर क्वालिफाई कर रहा है, तो कायदे से ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। अरे हाँ है ना, कायदे से ये क्या बन गया है भाई, एडजेक्टिव बन गया है। अब आपको ये भी चीज पढ़ाई गई है कि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। अरे हाँ है ना, आपको ये भी तो पढ़ाया गया है कि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन और लॉ लिखा है, अब आप इसके फंक्शन को समझ गए हैं, अपने आप में कुछ और नहीं, एक छोटा सा एडजेक्टिव होता है। क्या आप मेरी बात सही ढंग से समझ पाए? अगर सही ढंग से समझ पाए तो प्यार से बोलो राधे राधे। समझ पाए कि नहीं पाए? क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, मजा आएगा। इस लिखे हुए सवाल को फिर से देखते हैं भाई। इस लिखे हुए सवाल में क्या चीज छिपी हुई है, बड़े ध्यान से देखो भाई। ये इन लिखा है प्रेपोजिशन, हाँ है ना। इस प्रेपोजिशन का यूज किया है किसके साथ भाई, आपने कहा नाउन के साथ। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ जो फ्रेज है किसको क्वालिफाई कर रहा है, मेंबर, जो कि नाउन है, यानी कि ये अपने आप में क्या बना भाई, एडजेक्टिव बना। अरे हाँ है ना, ये अपने आप में क्या बना भाई, एडजेक्टिव बना। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो ये अपने आप में जब चुपचाप एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनेगा नहीं। इसीलिए हम लोगों ने जब इसका प्लूरल बनाया तो हमने कहा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी बाबू जी, सही जगह पहुंची कि नहीं बातचीत भाई? अरे हाँ या ना, सही जगह पहुंची कि नहीं पहुंची बातचीत? रीजन कुछ कुछ समझ में आया? आया ना भाई, रीजन कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब मैं आपके साथ एक और खूबसूरत बात करता हूँ। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखा है, बड़े ध्यान से इसे समझने का काम करना, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है बेटा, इस लिखे हुए सेंटेंस में आप जरा मुझे एक बार फटाफट से बता दो ना। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। श्याम नंदन कहता आपने पूरा पासा ही पलट दिया। विजय भाई पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया भाई, एक बार जरा इसमें बताओगे जरा कौन सा आपके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा? देखे तो सही क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देख के बताओ बेटा।
चलिए अब देखो, आप लोगों को एक छोटी सी बात समझ में आ गई है ना जी। आप लोगों को थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी एक बात समझ में आ गई है ना। और पता है क्या बात समझ में आ गई कि सर ये जो ऑफ के बाद सारी की सारी बातचीत लिखी है, ये जो ऑफ के बाद सारी की सारी बातचीत लिखी है, आप ध्यान से इसे समझो तो ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, टीचर्स को। यानी कि ये सारा का सारा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और ये चीज आपको पता ही है कि कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज किसी भी तरीके से सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बने। इसी वजह से इस मेंबर्स को ही हम लोगों ने क्या कहा, सब्जेक्ट कहा। क्या आप मेरी बात का वैलिड रीजन समझ गए? शाबाश प्रदीप, वैलिड रीजन समझ गए भाई, आया ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपको एक एक रीजन अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया ना। अरे हाँ है ना। एक पेपर था, एक पेपर था, उस पेपर में सवाल पूछा गया। ठीक है ना जी। एक पेपर था कुछ दिनों पहले, देखा गया है। ठीक है ना जी, भगवान जाने कौन सा पेपर था। उसमें इसे अंडरलाइन करके पूछा गया कि ये अपने आप में क्या है, ये जो भी मैंने आपके सामने मार्क किया है ये अपने आप में क्या है आपके हिसाब से, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये सवाल पूछा गया। प्रिया जी कह रही हैं अलग लेवल है सर आज। नहीं नहीं, आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना मेरे बेटा, जितनी भी बार रिवाइज करोगे उतनी ही बार आपका लेवल इंप्रूव होता चला जाएगा। शक्ति ने सबसे पहले जवाब दिया है। लो जी, अभिषेक का भी आंसर है, आशुतोष का भी आंसर, सभी बच्चों का आंसर आ गया जी, सबने बता दिया सर ये तो एडजेक्टिव है। लो जी, आकांक्षा जी ने इसे एडवर्बियल फ्रेज कहा है। आकांक्षा थोड़ी चाय पी लो बेटा, है ना, थोड़ी सी चाय पी लो बेटा, फिनाइल डाल लेना उसमें, है ना। हाँ, और फिनाइल भी कौन सा डालना है बेटा, गेंडा छाप डालना है, ठीक है ना। हाँ, गेंडा छाप फिनाइल डालना, उससे दिमाग ज्यादा तेज खुल जाएगा। ये सब बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब होने की वजह से एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है भाई, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, उसको हम फिनाइल की चाय पिलवा देंगे। ठीक है भाई, सब बाकी ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को भाई? चलो जी, बात अपनी जगह समझ आ गई है। अब मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझते जाओ, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं होगी। पहले इन सवालों को पढ़कर देखो बेटा। बेटा रोशनी, आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, थोड़ा सा कम कमेंट किया करो बेटा। पढ़ाई की बात, काम की बात करना है, ठीक है बेटा। मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, ठीक है ना जी। इन लिखे हुए कुछ सवालों में आप जो कुछ कर सकते हैं, पहले आप मेहनत करो। आज अगर मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको ठीक से समझा दिया ना, तो सोच लो आज आपका प्रेपोजिशन आपका अल्टीमेट लेवल पर ले जाने लायक मैं हो जाऊंगा। बताओ बेटा। चलो भाई, कोई बात नहीं बेटा रोशनी, ऐसा होता है ना कि आप फर्जी कमेंट करने पे लगे रहोगे तो आपका ध्यान उन कमेंट में चला जाएगा, और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, आप वो नहीं समझ पाओगे। शुक्रिया ममता जी।
बनाओ बेटा बनाओ। शाबाश। चलिए जी, आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है इन पर, है ना बेटा? आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है इन पर, तो आइए थोड़ी सी इस मेहनत को हम सही ढंग से आगे बढ़ाते हैं, है ना? आ जाओ जी। पहले लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें, इस बात को छोड़ो, मैं एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। भाई मैंने एक वाक्य हिंदी में लिखा आपके लिए, ठीक है? मैंने आपके लिए हिंदी में एक वाक्य लिखा। एक बार इस वाक्य को आप मुझे बताना, क्या ये मेरा वाक्य सही है? छोड़ दो सारे के सारे मामले। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ये ठीक लिखा है? रुचि पूछ रही है क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है बालक। सेंटेंस ठीक है ये, बताना जरा। तो आप लोग इसे सेंटेंस कब कहोगे? सेंटेंस कहने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो हम लोगों को चाहिए क्या चीज? कंप्लीट मीनिंग। यही पढ़ाया भाई, हाँ या ना? एक तो हमें चाहिए कंप्लीट मीनिंग, और दूसरी बात हम लोगों को क्या चीज चाहिए? दूसरी बात हम लोगों को चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, हाँ है ना? और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब हम लोगों को समझ में आया, सर हमने इसके साथ लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। यही बात हो गई भाई, हाँ है ना? यही बात होना चाहिए, हाँ है ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने देखी, आपके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आएगा, क्या क्या देखी भाई, क्या ऐसी देख ली, हाँ है ना? मान लो अब मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं आपके सामने कहना चाहूं एक कार, तो आपका वाक्य पूरा अर्थ बना रहा है और अरेंजमेंट भी अपने आप में सही है। मैं अगर मान लीजिए कार की जगह अगर कहना चाहूं लड़की, तो भाई अपनी जगह मीनिंग सही हो गया, है ना? इसका मतलब ये समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि सेंटेंस की इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, तो सेंटेंस की इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हुए हमें लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब को ऑब्जर्व करना होगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, ताजा ताजा मिलकर आए हैं अभी हम एक खूबसूरत सी चीज से, अरे भाई हाँ के ना? ताजा ताजा मिलकर आए हैं अब ये खूबसूरत सी चीज से, और ये खूबसूरत सी चीज लगभग आप सभी को पता है। ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, जरा बताओ बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, जरा बताओ। शाबाश। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए हमने एक सवाल पूछा है कि नहीं? ट्रांजिटिव वर्ब को हमने पूछने के लिए एक सवाल पूछा, या तो जवाब हमें मिले व्हाट से, अरे हाँ है ना? या फिर जवाब हमें मिले हुम से, अरे हाँ है ना? या तो व्हाट से या फिर हमें जवाब मिले बच्चों हुम से, यही दो बात हो गई, अरे हाँ है ना? अब आप इस व्हाट का या हुम का जब आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना जी? व्हाट का या हुम का आंसर जब दे रहे हैं, तो इस व्हाट और हुम का आंसर हमें ये समझाता है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को पहचानने के लिए, दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को पहचानने के लिए हमने तीन शब्दों का प्रयोग किया था। मेरी बात फिर से सुनिएगा, नाउन को पहचानने के लिए हमने तीन शब्दों का प्रयोग किया था, जरा याद दिला दो फटाफट से, है भाई? नाउन को पहचानने के लिए हमने तीन शब्दों का प्रयोग किया था, कौन से थे भाई? आपने कहा जी एक व्हाट, एक हु और एक हुम, अरे हाँ है ना? यही बात थी। हमने यहाँ हु इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव के साथ है, इसलिए हु का जिक्र हमने छोड़ दिया। यानी कि ये व्हाट या हुम का आंसर देने वाले, दोस्तों ये व्हाट या हुम का आंसर देने वाले जो भी हम शब्द लिखेंगे वो कायदे से नाउन या प्रोनाउन ही होगा। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कंपलसरी हमें नाउन या फिर प्रोनाउन लिखा हुआ चाहिए।
मेरी बात समझ पाए? कंपलसरी हमें नाउन या फिर प्रोनाउन हमें लिखा हुआ कंपलसरी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आप जब इस इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, आप जब इस इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का जो आंसर देने वाले हैं शब्द हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, और एक हुआ क्या, व्हेन हो सकता है। इन तीन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं भाई, हाँ है ना? आप जब इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हो तो आप लोगों को ये चीज पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में एक एक्शन होता है ना? और हाउ वेयर व्हेन, जब एक्शन को ये क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो भाई एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए ये सब के सब मिलकर अपने आप में किस चीज का काम करेंगे भाई? एडवर्ब का काम करेंगे। अरे हाँ है ना? किस चीज का काम करेंगे भाई? एडवर्ब का काम करेंगे। अरे हाँ है ना? अब अगर इस एडवर्ब वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से हम देखें, अगर इस एडवर्ब वाले स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एडवर्ब बनाने का क्या तरीका था? किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन यूज करते हैं भाई, हाँ है ना? तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर क्या समझ में आया? इस हिसाब से हमें ये समझ में आया बच्चों कि अगर हम किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद लिखने का काम करते हैं, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हम अगर लिखने का काम करते हैं किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, तो मेरे बच्चों इससे ठीक पहले हमें कंपलसरी क्या यूज करनी पड़ती है? प्रेपोजिशन। क्योंकि जब हम इसके साथ कंपलसरी प्रेपोजिशन यूज करते हैं तब ये एडवर्ब बनता है और उसी की वजह से हाउ, वेयर या व्हेन का आंसर हमें मिलता है। बात समझ में आई भाई? आया ना? तो अब इस बात का मैं बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट लॉजिक बताता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद सीधा नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। मैंने क्या कहा? सीधा नाउन या फिर प्रोनाउन लिखा नजर आता है या लिखा जाता है। इसी वजह से इसके ठीक बाद हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। पहली बात समझ में आई? और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है तो इसके साथ कंपलसरी हमें क्या लिखनी पड़ती है भाई? प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है। ठीक है भाई, दो बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं दो बातों के आधार पर हम पहले बेटा एक बार इस चीज को ध्यान से समझ लो। जब आप इसे समझ लोगे, यस सर कह देना, तब मैं आपको पिछले सवालों पर लेके जाऊंगा। आज सिर्फ यही समझना है, आज सिर्फ यही समझना है कि ये प्रेपोजिशंस कैसे होती हैं और प्रेपोजिशंस कैसे काम करती हैं। थोड़ी देर पहले रोशनी देवी आपको कहा था बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना आप यूं ही अब कंफ्यूज होते चले जाएंगे। रोशनी देवी का सवाल है, आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। बेटा तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हो? बताओ जरा, तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हो? थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके सामने यहाँ इस लिखे हुए सवाल में आपसे पूछा था ये क्या लिखा है, आपने कहा जी एडजेक्टिव, तब आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार रोकता हूं नालायकों को, जिनकी आदत होती है कमेंट में मजे लेना, यहां बर्बाद होते हो। ये हरी अपने आप में नाउन हुआ, नाउन की वजह से ए का यूज हुआ, ये लिखी आपके सामने प्रेपोजिशन, ये सब कुछ मिलाकर क्या बना रहा है? एडजेक्टिव। तो रोशनी देवी या तो बेटा ध्यान से पढ़ ले, नहीं तो तेरे को भगाऊंगा मैं इस बैच से। ठीक है? तुम टाइम पास के लिए कमेंट करके मजे लेते हो, सोचते हो कि तुम्हारे मजे लेने से तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग चौपट हो जाएगा बेटा। और ये हल्के टॉपिक नहीं है। अगर ये हल्के टॉपिक नहीं होते, हल्के टॉपिक होते तो मैं इनको शुरू में निपटाता बेटा। इसके लिए एक बहुत बड़े बेजोड़ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बातचीत? यहां तक बात समझ में आ गई है तो भैया अब इन सवालों पर आ जाओ। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को पहले पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। पहला सवाल लिखा है, रानी एंजॉयड व्हाट। हमें ये पता है रानी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रानी ने क्या एंजॉय किया? आया ना बात समझे? मैंने आपसे सवाल पूछा, रानी ने क्या एंजॉय किया? ठीक है, जैसे ही मैंने पूछा क्या एंजॉय किया तो हमारे पास व्हाट का आंसर ये आ गया, है ना? तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन ही आना चाहिए। ये तो हमें चुपचाप से व्हेन का आंसर दे रहा है, तो इसका रोल अपना एडवर्ब है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एडवर्ब आप लिखो किसी सेंटेंस में, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात समझ में आ गई, है ना? अब दूसरे सवाल पर आ जाओ भाई। रानी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना? ये हमारे सामने लिखी है ट्रांजिटिव वर्ब,
अरे हाँ है ना भाई। इस द पार्टी से ठीक पहले आते ही ये जो प्रेपोजिशन है किसे क्वालिफाई कर बैठी, इस लिखी हुई वर्ब को, यानी कि ये अपने आप में एडवर्ब बना, हाँ है ना। ये व्हेन का आंसर देके ये पहले से ही एडवर्ब है। अब आप एक बात जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन कंपलसरी होना चाहिए। अगर नाउन या प्रोनाउन कंपलसरी नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं बताएगा। क्या समझे? इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, हमें लिखा हुआ चाहिए नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि इस लिखे हुए सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा, इसी वजह से इस रानी को लेकर हम आए और हम लोगों ने यूज करने का काम किया एक खूबसूरत सा शब्द जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज आपको ये रीजन पता चल गया कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आई? किसी भी लिखे सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, ये बात समझ में आई? मैं इतनी गहरी बातों पर लेकर जा रहा हूं, ठीक है जी। क्यों लेकर जा रहा हूं? क्योंकि अपना नियम एक ही है, अब की बार आखिरी बार। ध्यान से पढ़ लोगे आपको इतना मजा आएगा, हर चीज की वजह समझ में आएगी। और फर्जी या टाइम पास के कमेंट करने वाले तो बर्बाद हैं भाई। वो आज लिख लो अपने एक माथे पर कि हमारा क्लास में ध्यान नहीं था सीखने में, इसलिए हम बर्बाद हैं। क्लियर होगी बातचीत भाई? चलो जी, ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। शिखा इंट्रोड्यूस्ड इन अ हरी। तो आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, शिखा आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, इंट्रोड्यूस्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका आपको पता है कि इस लिखी हुई वर्ब के बाद हमें क्या या किसे का जवाब चाहिए, हाँ है ना। अभी थोड़ी ही देर पहले आपने इस इन अ हरी को क्या पढ़ा था कि सर ये नाउन तो रहा नहीं, हरी नाउन है, इससे ठीक पहले आर्टिकल आकर ये प्रेपोजिशन यूज हुई है, तो ये अपने आप में नाउन तो रहा नहीं। क्योंकि जैसे ही किसी नाउन से पहले हम प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब। अब क्योंकि इस वर्ब के बाद ये लिखा है तो इस वर्ब के बाद लिखने की वजह से ये सारा तमाशा तो एडवर्ब बन गया। अरे हाँ है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद इसके पास कोई नाउन नहीं है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों को एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। और भाई इसी वजह से, इस शिखा की वजह से ही हम लोगों ने यहाँ हर सेल्फ का यूज किया। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है। अब किसी बच्चे को कोई यहाँ पर अगर दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आई, तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 को ध्यान से पढ़ो, आनंद लो। आप इन 3 सेंटेंसेस में कुछ कर सकते हैं तो जरा मेहनत करके दिखाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें समझाऊंगा। वहां हिमसेल्फ होगा सर। कहाँ हिमसेल्फ होगा बेटा? बताइए बेटा, आपको कहाँ हिमसेल्फ लिखना है सृष्टि? सेकंड में हिमसेल्फ होगा। ये क्या लिखा है सृष्टि, यहां पर देखना, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा? सृष्टि कह रही है सेकंड सेंटेंस में हिमसेल्फ होगा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 6 बार लिखा तुमने, एक बार बताना बेटे क्या लिखा है। मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, शायद बेटा तुम्हारी नजरों में थोड़ा सा फर्क आ गया है। ये लड़का होता है लड़की होती है? अच्छा, सृष्टि कह रही है रानी, तो रानी लड़की होता है बेटा, लड़का होता है? तो बेटा इतनी बार तू कमेंट कर रही है, पहले एक बार देख तो लिया कर आंखें खोल के। अब कह रही है सॉरी सर, बेटा एक बार देख तो लिया कर, तेरा पूछना जरूरी है भी या नहीं?
तुम एक बात को नहीं समझना चाहते और उसके पीछे पड़ जाते हो, कमेंट लगातार करना शुरू कर देते हो, ये बताओ ये बताओ। कुछ खुद पढ़ के देख ले, रानी लड़की का नाम उसके हिसाब से हिमसेल्फ कहां से आएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन 4, 5, 6 पर दिमाग लगा लिया बेटा? समझा दूं मैं? समझा दूं बच्चों? आ जाओ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को ध्यान से समझने का काम करते हैं। सर हमारे सामने लिखा सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। किल्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही किल्ड व्हाट, जैसे ही व्हाट का आंसर दिया, ट्रांजिटिव के बाद हमारे पास सीधा नाउन है, तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल खूबसूरती से लिखा है और बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आया ना? ठीक है, अगली बात को समझे भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। ही डाइड अ स्नेक, भाई ये सेंटेंस अपने आप में सही है क्या? मैंने यहां ही लिखा, यहां डाइड लिखा, अरे हाँ है ना, वह मर गया। तो क्या इस लिखे हुए वाक्य को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? सोचकर मुझे बताना। आप कहोगे कि सर यहां तक इस लिखे हुए सेंटेंस के बाद किसी ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत नहीं है। अगर इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने आप में क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ है ना। अब अगर ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया। अरे हाँ है ना। अब आप किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जबरदस्ती किसी नाउन को ठूसना चाहो तो हम तो इसे तब वैलिड कर सकते हैं जब आप इस लिखे हुए नाउन से पहले एक प्रेपोजिशन लगा दो। भाई हमने चुपचाप एक प्रेपोजिशन लगा दी, हाँ है ना, हमने एक प्रेपोजिशन लगा दी, हाँ है ना। प्रेपोजिशन के लिए हम लोगों ने इसी के ठीक साथ लगा दिया और यहां लिख दिया एक छोटी सी बातचीत और लिख दिया एक छोटी सी प्रेपोजिशन फ्रॉम। अरे भाई हाँ है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी नाउन को लिखना अगर है, प्रेपोजिशन लगा दो। अब ये सारा का सारा मिलकर आपके सामने एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया। क्या भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हाँ है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद अगर किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद किसी भी नाउन को अगर लिखना चाहो, नाउन मींस प्रोनाउन भी हो सकता है, तो भाई बिना प्रेपोजिशन के उसका वेलकम नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये सब कुछ मिलकर एडवर्ब बनाता है। ये अभी अभी मैं आपको समझा कर आया। क्लियर होगी बात भाई? अरे हाँ है ना, यहां तक की बात बिल्कुल स्पष्ट है। बात क्लियर हो जाए तो एक बार यस सर कह दिया और उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि आप लोग सही हैं, वरना ऐसा महसूस होता आप नशा करे बैठे भाई साहब, गजब वाला। हाँ या ना? बात हो गई अपनी बिल्कुल क्लियर। चलें भाई थोड़ा सा आके, है भाई? चलो तो ये भी बात समझ में आई। अब देखो वही वाला लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे सामने रवि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाफ्ट, भाई साहब मैं मुस्कुराया। अरे हाँ है ना, मेरे सामने लिखी सेंटेंस में बेटा सोनू इस बात का जवाब आगे मिलेगा कि यहाँ पर फ्रॉम की जगह क्या हम कोई और प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, इस बात का जवाब आगे मिलेगा। क्लास में पेशेंस के साथ समझो, हर चीज का जवाब आपको धीरे धीरे खुद ब खुद मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल शांति से बैठो, चिंता मत करो। ठीक है भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां लिखा है रवि के साथ लाफ्ट। लाफ, भाई साहब मुस्कुराने को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है ही नहीं। ये आपके सामने क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ इस प्रोनाउन को अगर लिखा जा रहा है तो भैया ये अनर्थ है, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या कहा, ठीक है जी, एट लिख दिया। हाँ कि ना? बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? ठीक है, तो हमें आज ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं
ठीक है ना जी। तो किसी भी प्रेपोजिशन को यूज जब भी हम करते, बेटा तो दूसरा सोनू है, तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम शांति से बैठो ना, क्यों अपना नाटक कर रहे हो। हम किसी भी प्रेपोजिशन को किसी भी सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो वो रिलेट किस किस को करता है, पहली बात ये समझ में आई। रिलेट करने के लिए आखिर ये फंक्शन किस चीज का करता है, तो रिलेट करने में फंक्शन ये या तो एडजेक्टिव का करता है या फिर ये एडवर्ब का करता है, समझ रहे। यानी कि ये जो फ्रेजेस वाली कहानी पहले दिन की क्लास में हमने पढ़ी समझी, तो वो भी बात समझ में आती है कि ये जो फ्रेजेस बनते हैं आखिर किस तरीके से सेंटेंसेस में काम करते हैं। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी बात और समझने का काम किया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब ही वो खूबसूरत चीजें हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब ही वो खूबसूरत चीजें हैं जिनकी वजह से प्रेपोजिशन का होना या ना होना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना, बताओ जरा, यहां तक की बात समझ में आई बेटा, हाँ कि ना। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, हाँ या ना। अगर यहां तक की बात थोड़ी सी अपनी समझ में आ गई तो बात खूबसूरत हो जाएगी भाई। और आज फिर थोड़ा सा चीजों को युद्ध लड़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कितनी दूर तक हमें कहां कहां लेकर जाएगा। बेटा अगर हल्के फुल्के बैच होते ना तो उस बैच में तो अब तक इसको आधा खत्म कर देता है टीचर, ठीक है ना। हमने तो अभी इसे ढंग से शुरू भी नहीं कर लिया, हमने तो इसे अभी ढंग से शुरू भी नहीं कर लिया, अभी तक हम आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रोंग कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन समझ ली हमने, प्रेपोजिशन आखिर क्यों यूज होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं आपके सामने, रिलेटिंग वर्ड है ना, एडवर्ब में थोड़ा सा जिक्र किया था हमने इसका रिलेटिंग वर्ड के नाम से, है ना। अब ये रिलेटिंग वर्ड किस किस तरह से रिलेट कर सकता है, ये आपके परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, गौर फरमाएं। देखो भाई, आपके पेपर में ये जो प्रेपोजिशन है वो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना जी। एक सबसे पहला तरीका इसको पूछने का क्या होगा, सबसे पहला तरीका जनरल प्रेपोजिशंस। जनरल प्रेपोजिशंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल प्रेपोजिशन किस तरीके से, ठीक है ना जी, प्रेपोज अब पता चला कि संजय दत्त ही हो आप। भाई तुमने ये डायलॉग क्यों बोला पहले ये बताओ गौरव, ठीक है। वो एक्चुअली मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था तो यूट्यूब पर एक वीडियो सजेशन आया, यूट्यूब पर एक वीडियो सजेशन आया और उसमें एक बिल्लू सांडा नाम का एक वो क्रिमिनल की वीडियो थी और वो यूपी से है, ठीक है, बिल्लू सांडा। उसकी वीडियो चल गई और मुझे याद आया गौरव कहाँ से लिख रहा है ये, तो उसकी वीडियो में वो ऐसे कहता है कि संजय दत्त हूँ जी मैं, मुझे बचपन से शौक था बदमाशी का, है ना? वो मुझे याद आया, अब तुम खतरनाक हो रहे हो भाई। जनरल प्रेपोजिशन का मतलब हुआ था इन, एट, ये वो, इनके फर्क हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना जी। थैंक यू बेटा आशुतोष। तो इनका फर्क हमसे पूछा, चलो एक छोटी सी बात करता हूँ, हल्की सी बात करूंगा, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा ना, ज्यादा दूर जाओगे तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, ठीक है। एक इन है, ठीक है जी, और एक एट है, इन दोनों का फर्क पूछने के लिए चलो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, छोटे छोटे बालक प्यारे प्यारे से, ठीक है ना जी। ट्रांजिटिव वर्ब को एक्शन वर्ब कहा जाता है बेटा, एक्शन वर्ब ही दो हिस्सों में बढ़ती हैं पवन, एक्शन वर्ब ही दो हिस्सों में बढ़ती हैं बेटा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। आपने पवन साहब वॉइसेस पढ़ा है, पवन ने पूछा जी एक्शन वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है, वॉइसेस पढ़ा है बेटा पवन आपने, है भाई। तो अपने नोट्स खोल के देखना, भी ताजा ताजा ही हमने कंप्लीट किया है, आपके सामने लिखा हुआ था उसमें वर्ब एक्शन बताती है और इस एक्शन को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, लिखवाया था ना भाई, लिखवाया था भाई। पर कोई नहीं, पवन को भैया रिवीजन करने की फुर्सत नहीं होती है। चलो, इन और एट को लेकर एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, है ना, पेपर में पढ़ते हैं इसके बारे में सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। चलो दो सवाल लिखने की कोशिश करता हूं मैंने, अरे फिर से लिखता हूं भाई,
ये रानी लिखा है भाई, ठीक है, और रानी एक लड़की का नाम है, ठीक है भाई, ये रानी है और रानी एक लड़की का नाम है भाई, है, ठीक है। रानी लिव्स ब्लैंक गांधी विहार। भाई प्रेपोजिशन चिपकाना फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, शाबाश सद्दाम भाई। डाउट कुछ नहीं होता बेटा, पवन डाउट कुछ नहीं होता। डाउट ना आपके मन का धोखा है, बस एक बार रिवाइज कर लो, फिर डाउट वाउट कुछ नहीं रहेगा, आपको अपने आप चीजें खूबसूरत लगेंगी। ठीक है भाई, ऐसे ही बताया गया है। अभी एक बच्चे ने लिखा भी था इसका आंसर कि सर देखो, इन हम जो यूज करते हैं ना वो बड़े स्थान के लिए यूज करते हैं, एट हम यूज करते हैं जब छोटे स्थान का यूज करते हैं, है ना भाई। इसलिए यहां पर आपने एट लिख दिया, यहां पर आपने इन लिख दिया, हाँ या ना। ठीक है जी, चलो मैं एक दूसरा सवाल लिखता हूं। मैंने कहा शी हैज बीन इन पटना एट भिखना पहाड़ी। भाई मैंने ये सेंटेंस ठीक लिख दिया, बताना भाई, मैंने ये सेंटेंस ठीक लिख दिया। ठीक है जी, तो आप लोगों ने एक छोटी सी बात समझी थी, ठीक है, आप लोगों ने एक छोटी सी बात समझी। क्या समझी भाई? कि हम लोग किसी भी एडवर्ब को जब एक से ज्यादा देखते हैं तो हम पहले छोटे हिस्से का जिक्र करते हैं, उसके बाद बड़े हिस्से का जिक्र करते हैं। ऐसा आप लोगों ने एडवर्ब में पढ़ा है, हाँ है ना। इसका मतलब अगर हम कहें तो ये वाली बात हमें पहले लिखनी होगी और इन पटना इस बात को हमें बाद में लिखना होगा। ठीक है जी, अब मैं एक तीसरा सवाल आपके सामने पूछता हूं, दिमाग धीरे धीरे खुलता जाएगा, आप बड़े पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ, खूबसूरती से एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है ना जी। किसका नाम लिखूं भाई मैं? चलो नाम लिखता हूं भाई, श्रुति, मैट, वंश, ब्लैंक, डोमिनोज, डोमिनोज ब्लैंक, मॉडल टाउन ब्लैंक दिल्ली। ले भाई, तो श्रुति अपने होने वाले पति से मिलती है, ठीक है जी। अब जचा के दिखाओ बेटा, अब तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा और फिर हम तुमको फोड़ेगा। बनाओ भाई, शाबाश ओरशिन। अरे वाह, अंकित कहाँ से हो बेटा? अंकित कहाँ से हो बेटा? अच्छा, आप कानपुर से हैं, शाबाश बेटा। तो भाई इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सवाल में एक छोटी सी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। क्या समझ में आएगी? श्रुति अपने होने वाले पति से मिली डोमिनोज में, मॉडल टाउन में, उसके बाद दिल्ली में। तो आप तो कंफ्यूज हो गए, छोटे बड़े का हिसाब किताब अब यहाँ कहाँ आप लेकर चलेंगे, है ना। अब छोटे बड़े के हिसाब में अगर थोड़ा सा देखने का काम करते हैं, ठीक है जी, ये चीज तो हमें समझ में आ ही गई है, अरे हाँ है ना
भाई ये चीज तो हमें समझ में आ ही गई है कि यहाँ इन हम लगाएंगे, बड़े स्थान के लिए लोग कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, हाँ कि ना। अब अगर हम इससे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसके हिसाब से छोटा स्थान यही हो गया। छोटे स्थान का इनफैक्ट मतलब क्या होता है, छोटा स्थान हमें बताने का काम करता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, यानी कि एक ऐसी लोकेशन के बारे में जिसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी बड़े स्थान से, ठीक है ना जी। जैसे थोड़ा ध्यान से समझो, एक बड़ा स्थान हमारे सामने है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर लोकेशन ये हो गई, हाँ है ना। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी दिल्ली है, ये हमारे सामने मॉडल टाउन है। अब इस मॉडल टाउन के कहीं किसी कोने में डोमिनोज नाम की एक और चीज पर्टिकुलर हो गई, तो उस हिसाब से हमने क्या कहा, ये तो दोनों की दोनों स्पेसिफिक, इसलिए हमने क्या कहा, एट। रीजन थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब आपको ऐसे परेशान करता है पेपर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऐसे परेशान करता है पेपर। समझ में आ गई बातचीत भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, फाइन। चलो जी, तो ये हमें जनरल प्रेपोजिशंस पढ़नी है, ठीक है ना जी। जनरल प्रेपोजिशंस हमें पढ़नी है, इस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक दूसरी चीज हम लोगों को पढ़नी है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है जी। एक दूसरी चीज हमें पढ़नी है फ्रेजल वर्ब, यानी कि दूसरी चीज के लिए अगर मैं जवाब दूं तो किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़कर एक इडियम जैसा मीनिंग तैयार करती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई, लुक अप का मतलब क्या हुआ, तो लुक अप का मतलब दोनों को मिलाकर आपने कह दिया टू सर्च, ठीक है जी। लुक अप को आपने क्या कहा, टू सर्च, ईडियम जैसा मीनिंग है, ठीक है बच्चों। एक ईडियम का मीनिंग तैयार करता है, फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी के बाद एक तीसरी तरीके से हम इसे समझने का काम करेंगे जिसे हम कहते हैं दोस्तों फिक्स्ड प्रेपोजिशन, यानी कि कुछ शब्दों के साथ प्रेपोजिशन हम हमेशा फिक्स यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी कहानी को डिटेल में हम समझेंगे, और इसके लिए एक पीडीएफ दी गई है, आप जरा उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक पीडीएफ आपको दी गई है बच्चों, उसे थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके काम आएगी, हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे उस समय, ठीक है भाई। और इसके बाद एक और तरीके से हम इसे समझना है जिसे हम कहते हैं सुपरफ्लॉस, एक जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सुपरफ्लॉस यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, ठीक है भाई। जब हम प्रेपोजिशन का यूज सुपरफ्लॉस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने आपके सामने मिलकर इस प्रेपोजिशन की बेसिक्स को ठीक किया है, ठीक है ना। तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, पहले यहां तक की सारी इस कहानी को खूबसूरत तरीके से रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कल मैं आपको जनरल प्रेपोजिशन से मिलाऊंगा और धीरे धीरे हम इन सारे दायरों पर काम करेंगे। इसका फ्रेजल वर्ब्स का सारा कंटेंट आप लोगों के वोकैब सेशंस में कराया गया है, आप अपनी वोकैब विट्स भी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना जी। तो भैया मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ, ठीक है ना जी, मिलते हैं आप लोगों के साथ, तो फिर उसके बाद आगे चीजों को देखने का काम करते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।